गाइस वेलकम टू द चैनल आयुर प्रेरणा। और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं उत्तराखंड एंट्रेंस एग्जाम 2014 के बारे में। ठीक है, दिस इज अ सीरीज ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस विच विल गाइड यू टू हैव व्हाट अप्रोच यू शुड डू फॉर योर क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें हम सारी चीजें देख रहे हैं, जैसे कि अभी तक हमने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट के साथ 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारा फोर्थ पार्ट रहने वाला है। ठीक है, इसका मोटिव आपको सारी चीजें पता है। इस वीडियो को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको इंसिस्ट करूंगी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट कंप्लीट करके करिए, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें ऐसे बोल देती हूँ जो कि मैंने पहले बताई हुई है, या क्या अप्रोच रखनी है या कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो वो आपको ज्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम कितना ही पढ़ ले, जितना हम पेपर में मार्क करके आएंगे उतना ही हमें रिजल्ट मिलने वाला है। तो हम मेहनत क्यों करते हैं? रिजल्ट पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए। तो वैसा ही हमें करना है, हमें अपनी अप्रोच सुधारनी है। मैंने जितना भी अभी तक सीखा है, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको डिलीवर कर सकूं, इसलिए हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और आपकी अप्रोच सही करने की कोशिश मेरी यहाँ पर रहने वाली है, किस तरीके से क्वेश्चन को देखना है, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि टेबल फॉर्म हमने लास्ट कॉपी की या डायरी की, आपकी जो भी है उसमें जैसे मार्कर्स आपको लिखने को बोले थे, वो भी चीज वैसी कंटिन्यू करनी है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 51। सुश्रुत के अनुसार कक्षधर मर्म वेद का परिणाम क्या होता है? ठीक है, तो कक्षधर मर्म, पहली बात बताओ कहाँ का होता है, और मर्म वेद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। रेफरेंस जैसे कि इसमें लिखा है, सुश्रुत शारीर स्थान 6 में बहुत सारे मर्म के वेद होने पर क्या लक्षण होते हैं वो। अब कक्षधर जो होता है हमारे हाथ में होता है, ठीक है, हमारे बाहु में होता है। ठीक है, और इसके वेद होने पर पक्षाघात होता है। ठीक है, और अब बताओ प्राणनाश, कुंठता और रुजा, ये कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? ठीक है, अब जो रुजा है वो बहुत स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि 3 या 4 हमारे ऐसे मर्म हैं जिसमें हमें रुजा देखने को मिलती है। तो ये तो कैंसिल आउट कर सकते हैं हम कि रुजा नहीं है। वैसे अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही बनेगा, क्योंकि मर्म वेद बहुत सारे हैं और उसके स्पेसिफिक लक्षण है, बहुत स्पेसिफिक लक्षण है। जैसे क्षिप्र मर्म के वेद होने पर आक्षेप होता है। ठीक है, वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो मैं चलो उसको कुछ रिवाइज करवा देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वाले। जैसे जो क्षिप्र मर्म है, जो हमने लास्ट क्वेश्चंस देखा था हमारा, ये था कि क्षिप्र मर्म पर वेद होने के कारण जो वो, वैसे वो कालांतर मर्म में आता है। मर्म बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक है हमारा, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, फिर किसमें मृत्यु होती है। और अब वही पूछा जाएगा अगर इस क्वेश्चन में कि कक्षधर की जगह क्वेश्चन चेंज होकर क्षिप्र हो जाए कि क्षिप्र मर्म वेद होने पर क्या होगा, तो आक्षेप और मरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आक्षेप और मरण। और अगर तल हृदय, हमारा तल हृदय मर्म पे वेद हो जाता है तो रुजा और अभिमरण हो जाता है। ठीक है, तब हमारा ये जो रुजा वाला ऑप्शन है देन टिक हो सकता था। फिर उसके बाद कूर्च में होगा तो पादस्य भ्रमण वेपन होता है, मतलब पैरों में कंपन हो जाता है। फिर कूर्च शिरा, तो शिरा में भी रुजा होती है, और श से शिरा और कूर्च शिरा, और स से शोफ हो जाता है। स से शोफ, श से जो हो जाता है कूर्च शिरा हो जाती है। गुल्फ में क्या होता है? गुल्फ जो हमारा जॉइंट है, जो हमारा एंकल जॉइंट है और जो हमारा नी जॉइंट है, दोनों में है ना खंजता देखने को मिलती है हमें। ठीक है, और पाद, स्तब्ध पादता मतलब पैर मूव नहीं कर पाता है। ठीक है, और खंजता इज अ कॉमन दोनों में। अब जो हमारा इंद्रबस्ती मर्म है, इंद्रबस्ती मर्म हमारी काफ मसल्स में होता है। ठीक है, काफ मसल्स में हमें पता है बहुत ज्यादा जो ब्लड है वो रिटेन रहता है। इसी के कारण अगर उसमें वेद हो जाता है तो जहाँ खून है तो वो खून निकल जाएगा, तो उसी इसीलिए उसको बोलते हैं शोणित क्षय होने से मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अगर कक्षधर आया है, तो कक्षधर जैसे 3 मर्म हम स्पेसिफिक पढ़ते हैं जो कि हमारे हाथ के होते हैं, जो कि है मणिबंध। ठीक है, मणिबंध में हो जाएगा हमारा कुंठता। क्या हो जाएगा? कुंठता। अब एक वर्ड आता है कुंठता और दूसरा वर्ड आता है कुणी। तो 2 चीजें हो गई, एक हो गया कुंठता और एक हो जाएगा हमारा कुणी। तो कुंठता जो होती है मणिबंध में होती है, और कुणी जो होता है वो कर्पूर में होता है। ठीक है, दोनों हमारे जॉइंट्स ही है। जैसे कि हमने एंकल जॉइंट और नी जॉइंट में स्पेसिफिक फीचर पढ़ा था, क्या था? खंजता। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें हमारे एल्बो जॉइंट और हमारे रिस्ट जॉइंट के बारे में, तो इनमें एक वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कुंठता है या कुणी है। ठीक है, कुंठता और कुणी। तो जो हमारा
कुंठता होता है वो मणिबंध यानी रिस्ट जॉइंट में हो जाता है, और जो कुड़ी है वो एल्बो जॉइंट में हो जाता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने इसलिए सोचा कि अगर आपको ये क्वेश्चन बन रहा है तो वेल एंड गुड, तो ये आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर नहीं बन रहा है तो यहाँ आप नए टॉपिक्स लर्न कर सकते हैं। ठीक है, फिर आणी में, उर्वी में, विट्टप में, ये सारे में मर्म वेद होगा। तो आज आपको ये वाला टॉपिक यानी सुश्रुत शारीर 6, 5, 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत का शारीर स्थान सबसे बेस्ट बोला गया है, तो शारीरिक स्थान आपको हमेशा रिवीजन की स्ट्रैटेजी में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं उरह उच्छेद कितने अंगुल का होता है। ठीक है, तो उरह का प्रमाण पूछा है। हाँ, तो अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि ये अगर हमारी नीचे से चालू करें, तो जो हमारा पाद होता है वो 4 अंगुल का होता है। फिर उसके बाद जो हमारी जंघा है, ठीक है, वो 18 अंगुल की होती है। देन हमारा जानू आता है, दैट इज वो 4 अंगुल का होता है। फिर उसके बाद हमारा फिर उर आता है, ठीक है, वो 18 अंगुल का होता है। फिर हमारा नितंब एरिया हो जाता है। ठीक है, ये हमारे लेग कंप्लीट हो जाता है। अगर हम चेस्ट के बारे में बात करें, तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, एक अदो, तो दोनों है ना 12-12 होता है। और उसकी गोलाई भी आचार्य शिक्षक अच्छे से बताते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ विमान स्थान का अगर रेफरेंस है, वैसे तो रेफरेंस नहीं देखना चाहिए, देखो मैं हमेशा बोलती हूँ, लेकिन इस तरीके से इजी जो डिवीजन बताया मैंने 4, 18, 4, 18, 12, 12, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है इसका 12। ठीक है, उरायन हमारा चेस्ट भी है। नेक्स्ट आता है कि आचार्य सुश्रुत श्रोणी, स्त्री की श्रोणी का प्रमाण। तो सुश्रुत आचार्य कहते हैं कि जो फीमेल है उसकी बॉडी का लोअर बॉडी एरिया बड़ा रहता है, और जो फीमेल है ना, और जो मेल है हमारे, मेल का हमारा अपर बॉडी रीजन बड़ा रहता है। तो स्त्री की श्रोणी यानी लोअर बॉडी रीजन इज इक्वल्स टू पुरुष के उर के समान है। पुरुष के उर यानी चेस्ट रीजन के अपर बॉडी रीजन के समान है। ये वाला क्वेश्चन इजीली हो गया आपका। ठीक है, निम्न में से कौन से अंग में प्रतर संधि होती है। देखो, अगर आपका शिशु शारीर वाला पोर्शन अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन और हो जाएगा। पहले आप मुझे बताओगे, जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि अगर संधि आ रही है तो संधि के पहले आपको कितने टाइप्स होते हैं वो पता होने चाहिए। बताओ कितने टाइप्स होते हैं संधि, और उसको पैरेलल में है ना अस्थि भी पढ़ते हैं चलना है। इधर संधि पढ़ रहे हैं अगर हम, तो हमें अस्थि भी पढ़ते चलना है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूजन को मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमें क्लैरिटी में चेंज करना है। ठीक है, क्लैरिटी आनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। तो जो आगे जाके कंफ्यूजन क्रिएट करेगा हम उसी को अभी क्लैरिटी में चेंज कर देंगे। तो निम्न में से कौन से अंग में प्रतर संधि होती है। तो संधियों के टाइप्स हमने देख लिए, 8 होते हैं। उसमें से क्या होता है, कोर, उलूखर, सामुद्र, प्रतर। तो 4th नंबर की हमारी जो संधि होती है वो होता है। अब आप इसका आंसर तो सिर्फ ग्रीवा और पृष्ठवंश होता है। प्रतर संधि ग्रीवा और पृष्ठवंश में होती है। अब आप मुझे बताओगे कि कंठ कहाँ होता है। कंठ गोल है, ठीक है, कंठ क्या है, गोल है। तो बताओ आप कौन सी संधि में हो सकता है। मंडल संधि में होता है। ठीक है, जो अंशपीठ है वो हमारा सामुद्र संधि में होता है, और जो नेत्र है वो भी हमारे मंडल संधि में होते हैं। तो अगर किसी भी तरीके का क्वेश्चन बनेगा तो आपको बन जाना चाहिए। ठीक है, प्रतर, प्रतर में सिर्फ 2 आते हैं, दैट इज ग्रीवा और पृष्ठवंश। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर। और कंठ और मंडल, नेत्र दोनों मंडल में आ जाएंगे, अंशपीठ हमारा सामुद्र में चला जाएगा। तो हमारी कौन कौन से संधियों का नाम बताओ, संधि रिवाइज कर लेते हैं चलो यहाँ पे। ठीक है, संधि में क्या क्या आ जाएगा, कोर, उलूखल, कोर, उलूखल, सामुद्र, प्रतर, तुन्नसेवनी, वायस्तुंड, मंडल और शंखावर्त। अब एक क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ यहाँ पे छोड़ रही हूँ कि शंखावर्त जो होता है उसके एग्जाम्पल्स बताओ। जैसे कि अगर यहाँ पर क्वेश्चन की जगह, प्रतर की जगह अगर शंखावर्त लिखा होता तो उसका आंसर क्या होता। ठीक है, उसका आंसर क्या होता। ठीक है, रिवाइज करना है। संधि, अस्थि, सुश्रुतसारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुश्रुत संहिता में क्लोम का स्थान हृदय के संबंध में कहाँ बताया है। ठीक है, क्लोम एक बहुत डाइवर्स टॉपिक आ जाता है, क्योंकि आचार्यों में इसमें समानता नहीं रही है। सभी आचार्य इसको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से मानते हैं कि क्लोम को पहले से एक ऑर्गन की जो डेफिनेशन आई थी कि कौन से ऑर्गन से अगर हम कहना चाहते हैं तो वो डिफरेंट आता है, जैसे कि मैंने आपको ये पॉइंट गोविंद पारिक में भी रिवाइज कराया है। अब बोल रहे हैं कि हृदय कि किस पार्ट में है। तो इसमें हृदय के लिए हमें सिर्फ 4 ऑर्गन्स बताए हैं। ठीक है, वो ऑर्गन्स दो हमारे दोनों है ना अधो में है, अधो है। तो पहले तो रिजेक्शन मेथड से मैं अगर बोलूं ऊर्ध्व है कहीं, तो वो कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि दोनों 4 ऑर्गन्स के बारे में आचार्य बताते हैं।
ठीक है, चारों वो अधो लिखते हैं, ठीक है। उसमें अगर हम क्लोम की बात करें, तो क्लोम होता है हमारा दक्षिण में, और दक्षिण में एक और कौन-सा ऑर्गन होता है? दक्षिण मतलब हमारा राइट साइड, तो वो होता है हमारा लिवर होता है, यानी यकृत होता है। तो इससे क्या पॉइंट्स यहाँ पर रिवाइज़ कराएँगे कि जो दक्षिण में है, वो है एक क्लोम, दूसरा हो जाएगा हमारा यकृत, और अगर वाम की बात करें, तो वाम में हो जाएगा हमारा फुफ्फुस, और हमारी हो जाएगी प्लीहा। वाम में क्या हो जाएगा? फुफ्फुस और प्लीहा। फुफ्फुस और प्लीहा, तो वाम यानी लेफ्ट, दक्षिण यानी राइट, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, तो कमेंट कर देना, मैं उसको ईज़िली समझा दूँगी। अगर कोई टॉपिक रहता है, कोई क्वेश्चंस में कोई क्वेरी रह जाती है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, देखो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मुझे और मेहनत करनी है, और कोई चीज़ आपके लिए अच्छे से फाइंड करके आनी है, ठीक है। चलो, पढ़ाई इज़ मोर इम्पोर्टेंट। आचार्य चरक संहिता अनुसार कुक्षी गर्भ की स्थिति में कहाँ पर मानी गई है? मतलब अगर गर्भ जो है, ये माता का गर्भ है हमारा, उसमें आचार्य चरक ने भी इसकी स्थिति बताई और आचार्य सुश्रुत ने भी बताई। ये पॉइंट तो मैंने अभी आपको हाल फिलहाल में रिवाइज कराया था गोविंद पारेख में, ठीक है। तो आचार्य कहते हैं कि आचार्य सुश्रुत और आचार्य चरक दोनों की टाइम अलग है, मतलब उन्होंने गर्भ कुक्षी में गर्भ की स्थिति तो बताई, लेकिन टाइम अलग है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि आचार्य चरक कहते हैं कि मातस्तु पृष्ठ अभिमुखा, माता की पृष्ठ की ओर वो देख रहा है और ऊर्ध्व सिरा है। वहीं आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि अधो सिरा है, क्योंकि वो जब हमारा एंगेजमेंट हो जाता है, उसके बाद की कंडीशन आचार्य चरक सुश्रुत जी हमें बताते हैं, और आचार्य चरक पहले। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मातस्तु पृष्ठ अभिमुखा ऊर्ध्वशिरा। तब क्या है? ऊर्ध्वशिरा है हमारे माता के गर्भ के अंदर, हमारे शिशु की, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आचार्य चरक संहिता में अर्तनी की कितनी अस्थि संख्या बताइए। देखो यहाँ है ना, नंबर का खेल बहुत ज्यादा जाता है। अगर 2 किसकी है, 4 किसकी है, ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन में क्या दिया है? 6 और 8, तो इसका आंसर तो देखो 4 हो जाता है, ठीक है। 4 बहुत सारे में बताई है आचार्य ने, और ये पॉइंट ऑब्वियसली नंबर का हो जाता है, तो नंबर का मतलब रट्टा हो जाता है। उसको एग्जैक्ट आप रट्टा मार के याद कर सकते हो, अरतनी का जो प्रमाण होता है, ठीक है? तो उसको रिवाइज कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। कफ शोणित मांस के सार भाग से कौन सा अंग की उत्पत्ति होती है? ठीक है, आचार्य सुश्रुत का पॉइंट आता है। आचार्य सुश्रुत की पेज थोड़ा सा ऐसा हो गया है ना, ठीक है, रेंज होने में इसको शायद मोटी बुक है ना, इसलिए थोड़ा हो जाता है, ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन जो आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आचार्य ने हर का बताया है, जैसे कि हमें हृदय का भी बताया। पहले तो इसका आंसर है जिह्वा, ठीक है, इसका आंसर हो जाता है जिह्वा। शोणित कफ और मांस के साथ होती है हमारी जिह्वा। यकृत के लिए आचार्य ने सिर्फ रक्त बताया है, और रक्त और मांस बताया है हमारे हृदय के लिए, ठीक है। तो ये वाला आप रिवाइज करेंगे कहाँ का, सेम एरिया से क्वेश्चन है जो इससे पहले हमने देखा था, और अब ये वाला, ठीक है। सुश्रुत अनुसार रक्त की उत्पत्ति किस तरीके से होती है? तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया कि रक्त से रक्त की उत्पत्ति किसकी उपस्थिति में होगी? हमारे जो हमने सुश्रुत सूत्र 14 में पढ़ा था कि यकृत से होती है। तो ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाएगा, और जो हमने बहुत इजीली पढ़ा हुआ है, ठीक है। फिर विशिष्ट महाभूतों के आधिक्य के कारण ऋतु में किस रस की उत्पत्ति होती है? ठीक है, ये वाला मैंने आपको बताया था कि हमें कैसे याद रखना है। पहले लिखना है वर्षा, लिखना है शरद, फिर लिखना है हेमंत, वर्षा शरद हेमंत, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, ठीक है। इसमें लिखना है मधुर, फिर अम्ल, ये लिखना है लवण, फिर हो जाता है कटु, फिर तिक्त, और फिर कषाय। इस तरीके से अरेंज करना है, ठीक है। मतलब मधुर अम्ल लवण तो वैसे ही रहेगा, लेकिन सीक्वेंस क्या जो है चालू होगा, नीचे जाना है फिर अपना ऊपर चले जाना है। वैसे ही कटु नीचे जाना है फिर हमारा ऊपर चले जाना है। तो किसका पूछा है? शरद ऋतु का पूछा है। तो शरद ऋतु का क्या हो जाएगा? शरद ऋतु के सामने क्या दिख रहा है आपको? लवण। तो इजी हो गया हमारा, इस तरीके से हमारा कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, इजी हो जाएगा। पूरे 6 ऋतुओं में से किसी का भी आएगा, हो जाएगा। चलो, ठीक है। निम्नलिखित में से किस निघंटु के द्रव्यों का वर्गीकरण रस अनुसार? देखो, मैं स्ट्रांगली बोलती हूँ, मुझे है ना निघंटु पे मेरी कमांड उतनी ज्यादा नहीं है। निघंटु में सिर्फ टाइम और अधिकार और
मतलब किस टाइम के वो हैं और वो किन आचार्य के हैं, इतना मुझे पता है। स्पेसिफिक मैंने निघंटु नहीं पढ़े हैं, तो इसका आंसर आई डोंट नो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, मतलब निघंटु से एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और उसके लिए मुझे बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, और जब सारी चीजें मेरी कंप्लीट हो जाती है तब मैं निघंटु को रिवाइज करूँ तो मेरे लिए वर्थ इट रहता है। मैं इंपॉर्टेंट एरिया को प्रेफर करना ज्यादा सही समझती हूँ। ठीक है, जो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो आने की। ठीक है, विदा। अब यहाँ पर आचार्य हमारे से नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, विदाह कहाँ हो रही है, आसी यानी मुख में हो रही है, कंठ में हो रही है, तो ये किस रस के कारण होता है। देखो, विदाह तो 3 रसों के कारण होती है। कटु के कारण भी होती है, अम्ल के कारण भी होती है और लवण के कारण भी होती है। लेकिन कहाँ पर होती है, सिर्फ अगर श्लोका का रेफरेंस आया तो ये हो जाता है अम्ल का। ठीक है, अम्ल में ही ऐसा है कि मुख और कंठ दोनों में विदा हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 62 का हमारा सेकेंड, दैट इज अम्ल। विदाह कहाँ पर हो रही है, कंठ में और मुख में, दोनों में अगर होती है दैट इज आर अम्ल। ठीक है, क्योंकि विदाह वर्ड हमारा तीनों में आता है, तो अच्छा क्वेश्चन है। और जो रस का क्वेश्चन हो जाता है इस 26 चैप्टर से, वो काफी इंपॉर्टेंट है। एआईपीजीटी 2025 में भी सर रस प्रत्यानिक भूता पूछा था। देखो, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया गया था इंपॉर्टेंट टॉपिक से, ये भी हो जाता है कई बार। ठीक है, अब अगर आप डीजी कैसा पढ़ते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप डीजी या तो एक ही बार में याद कर लेते हैं। अगर एक ही बार में आपने पूरे नाम, इंग्लिश नेम और उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट याद कर लेते हैं तो यू हैव वेरी गुड मेमोरी। ठीक है, नहीं याद होता है उस तरीके से, तो मैं एक पैटर्न करती हूँ कि जहां जब कोई नाम आ जाता है तो उसको वहीं हम रिवाइज कर लें, उसकी फैमिली वहां पर याद कर लें और उसका नाम वहां पर याद कर लें। ठीक है, तो वैसे ही जैन टैरो बहुत कॉमन नेम है, जैन टैरो। या तो इस क्वेश्चन के आने के बाद वो कॉमन हो गया, तो ये मानकंद का है। जैन टैरो किसका है, मानकंद का है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा आंसर मानकंद। नेक्स्ट आते हैं, बर्बेरिन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिनल प्लांट। तो बर्बेरिन बहुत ही ज्यादा कॉमन कंस्टिट्यूएंट है, ऑलमोस्ट बहुत सारे 8 to 9 ड्रग्स में आता है। तो अगर यहाँ पर ऑप्शन ऑल की ओर जाता है और मुझे दो भी पता है, देन वी विल गो फॉर और ऑल वाला ऑप्शन। ठीक है, ऑल पे हमें हमेशा ध्यान देना है, क्योंकि गुरुची में तो बर्बेरिन होता है, ये सबको याद होता है। गुरुची, पाठा, दारू हरिद्रा, तो आंसर क्या जाएगा हमारा 64 का, दैट इज ऑल। ठीक है, ब्रोमहेक्सिन इज एसोसिएट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिनल प्लांट। ठीक है, तो जब वासा का एक पर्याय है जो सिंह मुखा होता है, जो क्योंकि उसका जो पुष्प होता है वो कैसा होता है, सिंह की, जैसे सिंह ने अगर जिह्वा अपनी बाहर करी हो तो उससे ये याद रह जाता है कि ब्रोमहेक्सिन इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ वासा। ठीक है, और ऐसे भी याद रखो, अगर तुम्हें वो उस तरीके से याद नहीं है तो जो मॉडर्न वाले होते हैं उनकी जो कफ सप्लाई होती है, गवर्नमेंट में भी बहुत सारी जो सप्लाई होती है, आप इंटर्नशिप में देखोगे तो उसके अंदर मेन कंस्टिट्यूएंट उनका ब्रोमहेक्सिन रहता है। ठीक है, वो किस लिए देते हैं, वो कफ सिरप में देते हैं, और हम कफ सिरप में क्या देते हैं, बासका सब देते हैं। तो इस तरीके से भी ब्रोमहेक्सिन, बासा, दो तरीके मैंने आपको बता दिए, आप याद रखने कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद, which plant do not belong to the family Ranunculaceae? Ranunculaceae is a very common family. ठीक है, यही हमारा फिर से डीजी के 3-4 क्वेश्चन आ गया। Aconitum ferox is a Ranunculaceae family. Aconitum heterophyllum is also a Ranunculaceae family. और Niger sativa is also a Ranunculaceae family. तो Lexia glutinosa, ठीक है, ये हमारा आ जाता है लॉरेसी फैमिली का। कौन सी फैमिली का, इट्स फ्रॉम लॉरेसी फैमिली। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। और ये एकानिटम एकोनिटम से भी, एकानिटम फेरोक्स रेनुन्कुलेसी फैमिली, तो दूसरा भी एकोनिटम हेटेरोफाइलम है, दैट इज आल्सो रेनुन्कुलेसी फैमिली। तो अगर 50-50% में भी ये आता है तो आपको मैंने लास्ट टाइम भी बोला था 50% वाले क्वेश्चन आपको हमेशा अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऐसे क्वेश्चन की बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू हमें तीन नहीं पता कि एक तो पक्का नहीं है, तीन में तुक्का लगाना है, उसका नंबर कैलकुलेटिव तुक्का बोलते हैं उसको, है ना, कैलकुलेटिव तुक्का लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। ओके, बहुत इजी है। हमारे जो अग्रय द्रव्य जो होते हैं, इसका वर्णन आप मुझे बताएंगे कहाँ कहाँ पर दिया गया है।
आचार्य चरक का 2 जगह पर वर्णन करते हैं। एक तो हमारा 25th चैप्टर जो कि फेमस है अग्रय द्रव्य के लिए, एक होता है हमारा 30 चैप्टर, वहाँ पर भी आचार्य ने अग्रय द्रव्यों का वर्णन किया है। अब अग्रय द्रव्य में क्या उसका नंबर है 152। देखो नंबर कभी पूछा नहीं जाएगा लेकिन जस्ट बता रही हूँ, ठीक है? विद्या विद्या अगर आ जाती है आपके पास, बहुत विद्या हो जाती है, तो आपको क्या होगा? विद्या किस चीज़ में श्रेष्ठ है? तो विद्या वरणीय नाम। जब आप पढ़ लिख लेते हैं तो आपका क्या हो जाता है? वृहण होने लग जाता है। तो विद्या इज श्रेष्ठ फॉर वरणीय नाम। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में आ जाता है हमारा अग्रय द्रव्य से। हृदय दीपक निबंधु के रचयिकार है। देखो, निघंटू इज ऑल्सो नॉट माई हॉट टॉपिक, ये मतलब मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक नहीं है, लेकिन मैंने बोला था आपको, मेरे नाम याद है, दैट इज आर बॉबदेव। ठीक है, बॉबदेव के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से अग्रय द्रव्य से है, लेकिन अग्रय द्रव्य का मैंने आपको 2 रेफरेंस बताया, वो हमारा 30 वाला चैप्टर था, जो चरक चिकित्सा 30 से पूछा गया था, और ये चरक चिकित्सा 25 से पूछा गया है। ठीक है, कर्षणीय, किस चीज को कर्षण के लिए यूज करते हैं? तो गवेदुग्ध कर्षणीया नाम है। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा गवेदुग्ध कर्षणीया नाम। ठीक है, आप अग्रय द्रव्य हमेशा रिकॉल मेथड में रखना है, क्योंकि एक बार भी आप पढ़ लेंगे ना और मुश्किल से 2 महीने का आप गैप दे देंगे, तो आपको फिर से 90% मेहनत आपकी करनी पड़ेगी। 10% आप रिटेन कर सकते हैं, लेकिन आई एम सेइंग 90% आपको फिर से करना पड़ेगा। और वही अगर आपने 1 मंथ में उसको रिवाइज कर लिया, ठीक है, तो आपकी 70% मेहनत कम हो जाएगी। ठीक है, तो कोशिश करो ऐसी चीजें रिवाइज करने की। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में रसायन प्राप्त करने के लिए अहिफेन के फल का कब चीरा लगाना चाहिए? तो सुबह सुबह इसका चीरा लगाना चाहिए। तो सुबह 5:30 से 6:30 बजे तक के बीच में हमें इसका चीरा लगाना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको हेल्प हो रही हो ऐसे वीडियो से, और आपके कम्पिटिटिव में क्वेश्चंस लगाना आप जितनी जल्दी स्टार्ट कर जाते हो उतनी अच्छी आपकी अप्रोच हो जाती है, क्योंकि उससे क्या होता है, जब आप वो टॉपिक अगर रिवाइज करने जाते हो, पर्टिकुलर टॉपिक आप रिवाइज करने जाते हो, चाहे वो अग्रय द्रव्य हो, तो अब आपको याद आ जाएगा कि हाँ, उत्तराखंड का जो एग्जाम था, हाँ, उसमें गवेय दुग्ध कर्षणिया नाम क्वेश्चन आया था। ठीक है, फिर क्वेश्चंस भी ऐसे याद होने लग जाते हैं। बॉबदेव वाला क्वेश्चन है कि बॉबदेव ने कौन सी लिखी है? हृदय दीपक निघंटू। ये सारी चीजें ना आपको रिपीट होगी, तो जितनी बार रिपीटिव मोड पे जाएगा उतना वो चीज आपकी स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, स्टे कनेक्टेड विद आयुर्प्रेरणा फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, और हम कोशिश करते रहेंगे कि आपकी स्टडी और आयुर्वेद को हम इजी वे में आपको डिलीवर कर सके। चरक सुश्रुत वाग्भट कंपैरेटिव, और ये हमारी नई सीरीज जो कि है क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, ताकि आपकी अप्रोच सही हो सके। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना अगर ये एक्सप्लेनेशन और वे ऑफ एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। थैंक यू सो मच।